सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर विपक्ष का नेता कहता है कि 1 लाख वोट चोरी पकड़े गए हैं। 1,250,000 votes were stolen. अब 1 लाख वोट का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब इतने वोट से पूरा लोकसभा चुनाव पलट सकता है। इतने वोट से कोई हारने वाला उम्मीदवार जीत सकता है और जीतने वाला हार सकता है। और ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं थी, ये राहुल गांधी ने खुद कैमरे के सामने खड़ा होकर कहा था। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां यूपी के एक गांव का लड़का कैमरे पे प्राउडली कह रहा है कि 5 वोट डाल चुका हूं और 6ठा वोट डालने जा रहा हूं, और वो लगातार 8 बार बीजेपी को वोट भी दे देता है। ये है तीसरा नंबर विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो, तीसरा नंबर है। मतलब सोचिए, चोरी करके कोई डर नहीं रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही है, बल्कि वो इसे अचीवमेंट की तरह दिखा रहे हैं। और ये एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं। जैसे 2024 में एक बीजेपी का नेता फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा जाता है, जिसके बाद पब्लिक उससे मारपीट करती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता को पब्लिक ने पकड़ा है, मारा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। इस खबर को एनडीटीवी ने रिपोर्ट भी किया है और इसमें लिखा है कि बीजेपी लीडर सीन स्लैपिंग त्रिपुरा पोलिंग ऑफिशियल इन वायरल वीडियो अरेस्टेड। एक और केस इसी प्रकार से सामने आता है, जहां एक लड़का दादरी के एक पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा जाता है। आम आदमी पार्टी के लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। फर्जी वोटर है या सभासद है? नामित सभासद है, ठीक है, भाजपा का नामित सभासद है। और पूछने के बावजूद कह रहा हूँ मैं दीपक भाटी हूँ, मास्क हटा भी है। दीपक भाटी अगर अरे हाथ तो छोड़ो यार। अरे नहीं, वो क्या तरीका है? अरे कहाँ फर्जी वादा कर रहे हो तुम? इसी तरह मध्य प्रदेश के गुना जिले में 50 रुपए के लालच में एक आदमी फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर गुना से, जहां 50 रुपए के लालच में फर्जी वोट डालते पकड़ा गया युवक। अगर एक तरह से देखें तो वोट चोरी अब क्राइम नहीं रह गया है, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अगर अब भी वोट चोरी का मुद्दा आपको सीरियस नहीं लग रहा है, तो आप वोट की कीमत इन इंसिडेंट से समझ सकते हैं। जैसे 1979 में चरण सिंह की सरकार कुछ ही महीनों में गिर गई वोट की वजह से। 1997 में सिर्फ 18 एमपी वाली एक पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया और पूरी सरकार ताश की पत्तों की तरह बिखर गई वोट की वजह से। 1999 में सिर्फ एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। मतलब इतिहास हमें ये बार बार दिखाता है कि भारत की सरकारें कितनी फ्रगाइल है। एक वोट, एक सपोर्ट और पूरी सरकार खत्म। लेकिन अगर वोट ही चोरी हो जाए तो हमारी डेमोक्रेसी रही कहाँ? दुनिया हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहती है। यूनाइटेड नेशंस से लेकर बीबीसी तक भारत को एग्जाम्पल की तरह पेश करते हैं। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का एलिगेशन लगाया और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो, तो जवाब मिलता है कि क्या हम अपनी माताओं बहनों की तस्वीरें साझा कर सकते हैं? सोचिए, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और ये सब किसके साथ हो रहा है? उस आम आदमी के साथ जिसने एसएससी का एग्जाम लीक होते देखा, जो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है और अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहा है, जिसने हॉस्पिटल में अपने बच्चों को खो दिया क्योंकि सिस्टम काम नहीं करता। अगर उसी आदमी का वोट भी चोरी हो जाए तो बताइए उसके पास बचता क्या है? आपको चंडीगढ़ का मामला तो याद होगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कैसे बैलेट पेपर बदले जा रहे थे और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी का आरोप और दूसरे पार्टी का पलटवार नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारी डेमोक्रेसी सच में सुरक्षित है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, जहां हमें बस दिखाया जाता है कि हम फ्री हैं, लेकिन असल में फैसले कोई और ही ले रहा है। चलिए समझते हैं वोट चोरी वाले मामले को थोड़ी सी गहराई से। आई नो इस पर कई वीडियोज आ चुकी हैं, लेकिन सच अभी भी आपसे छुपाया गया है। अब सबसे पहले हम वोट चोरी और राहुल गांधी के एलिगेशन को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। वोट चोरी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति या पार्टी गैर कानूनी तरीके से या धोखे से चुनाव के रिजल्ट को बदलने या प्रभावित करने की कोशिश करता है ताकि कोई विशेष उम्मीदवार या पार्टी जीत जाए, भले ही लोगों ने उसे वोट ना दिया हो, वो है वोट चोरी। अब 4 तरीके से वोट चोरी किया जा सकता है। सबसे पहले है नकली वोट डालना, फेक वोटिंग। मतलब कोई आदमी किसी दूसरे के नाम पर वोट डाल दे या कोई ऐसा व्यक्ति वोट डाले जिसे वो वोट देने का अधिकार ही नहीं था।
दूसरा है वोटर को धमकाना या पैसे देना, किसी को डरा धमका कर पैसे देकर खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करना। तीसरा है वोटों की गिनती में हेराफेरी यानी टेम्परिंग, जब वोट गिने जा रहे हो तो जानबूझकर किसी एक उम्मीदवार के वोट को कम गिनना और दूसरे के वोट को ज्यादा गिनना। और चौथा है वोटर लिस्ट में धांधली यानी फ्रॉड इन वोटर लिस्ट, जानबूझकर सही वोटरों के नाम लिस्ट से हटा देना या बदल देना। अब राहुल गांधी का कहना है कि बेंगलुरु के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 1 लाख वोट चोरी किया गया है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है उसे समझिए। आप कॉन्स्टिट्यूंसी को एक इलाके का डिब्बा मान सकते हैं। जब पूरे देश में या किसी राज्य में चुनाव होता है तो पूरे इलाके को छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी उसी एक छोटे टुकड़े का नाम है, मतलब ये एक फिक्स इलाका होता है, जैसे कोई शहर का एक हिस्सा या कुछ गांवों को मिलाकर बना एक क्षेत्र। अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग वोट डालकर सिर्फ एक आदमी यानी नेता को चुनकर भेजते हैं। यह चुना हुआ नेता उस पूरे इलाके यानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाता है। अब महादेवपुरा जहां से 1 लाख वोट चोरी का मामला आया है, उसके जैसे पूरे देश में लगभग 4100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और ये 1 लाख वाला डाटा सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सोचिए, अब राहुल गांधी के मुताबिक वोटर लिस्ट में ये जो धांधली है मुख्य 5 अलग अलग तरीकों से की गई थी। सबसे पहले है डुप्लीकेट वोटर्स यानी एक ही नाम के 2 वोट। इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक आदमी है रमेश, मगर वोटर लिस्ट में उसका नाम 2 बार लिखा हुआ है। एक नाम सही पते पर है और दूसरा नाम फर्जी पते पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही आदमी के पास 2 वोट डालने का हक हो गया है। लिस्ट में ऐसे 11,965 नाम पाए गए। दूसरा है फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस। ये जो है वो सबसे बड़ा खेल था। लिस्ट में पते लिखे थे जैसे गली नंबर 5, टूटा हुआ खंभा या खाली प्लॉट 15। जब कांग्रेस की टीम इन पतों पर गई तो पता चला कि वहाँ कोई घर ही नहीं है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। वोटर लिस्ट में 40,000 से ज्यादा नाम ऐसे थे जो फर्जी पतों पर दर्ज थे। ये नाम सिर्फ कागजों पर मौजूद थे। अब तीसरा है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। चुनाव में एक फॉर्म होता है फॉर्म 6 जिससे नए वोटरों को जोड़ा जाता है। आरोप है कि इसी फॉर्म का गलत इस्तेमाल करके 33,692 फर्जी नाम लिस्ट में डाले गए। इस धांधली को छिपाने के लिए कई बार नए वोटरों की जगह बहुत ज्यादा उम्र जैसे 90 या 100 साल के लोगों के नाम जोड़े गए, क्योंकि उनको लगा कि इतनी ज्यादा उम्र के वोटरों को कोई चेक नहीं करेगा। अब चौथा है बल्क वोटर्स एट ए सिंगल एड्रेसेस। बेंगलुरु शहर जहाँ किराया इतना ज्यादा महंगा है, वहाँ वोटर लिस्ट में दिखाया गया कि एक छोटे से 10 बाय 12 के कमरे में 50 से लेकर 80 लोग रह रहे हैं। लेकिन ये नामुमकिन है। आप खुद सोचिए कि एक कमरे में 80 लोग कैसे रह सकते हैं। 10,452 ऐसे बल्क में वोट डाले गए ताकि मास वोटिंग हो सके। अब पांचवा है इनवैलिड फोटोज यानी फोटो और पहचान गायब। ये वो वोट थे जिनकी पहचान जानबूझकर खत्म की गई। लिस्ट में नाम था मगर फोटो की जगह या तो धुंधली फोटो थी या किसी बेजान चीज की फोटो थी। जब वोटर की शक्ल ही साफ नहीं होगी तो कोई भी आदमी उसके जगह पर जाकर चुपचाप वोट डाल सकता है। ऐसे 4132 नाम वोटर लिस्ट में पाए गए। तो इस तरह इन 5 तरीकों को मिलाकर महादेवपुरा में 1,250 वोटों की धांधली हुई। अब कांग्रेस का मुख्य आरोप है कि महादेवपुरा में विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ था, जिसमें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी मंजुला एस और कांग्रेस के उम्मीदवार थे एच नागेश। उस चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार मंजुला एस 44,501 वोटों से जीती थी। अब कांग्रेस का कहना है कि जब 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट लिस्ट में है और हमारी हार का अंतर सिर्फ 44,000 है, तो यह सीधा सबूत है कि वोट चोरी हुई है। अगर उन फर्जी वोटों को हटा दिया जाए तो हार जीत का नतीजा पूरी तरह पलट जाएगा। मतलब उनका साफ साफ कहना है कि यह धांधली जानबूझकर वोटर लिस्ट में की गई थी, जिसके कारण बीजेपी को यह सीट मिली। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, क्योंकि यही वो संस्था है जो यह तय करती है कि हमारा वोट सुरक्षित है, चुनाव निष्पक्ष है और सत्ता का खेल ईमानदारी से हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद साफ सुथरा है या फिर ये किसी एक टीम के साथ खड़ा हो गया है? आइए समझते हैं। जब राहुल गांधी ने 1 लाख फेक वोटर्स का दावा किया तो जनता ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई वोटर लिस्ट का डिजिटल डाटा दे दो, हम खुद क्रॉस चेक कर लेंगे। अब ये जो मांग है वो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, सिंपल सी बात है, वोटर लिस्ट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हर कोई देख सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डाटा देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे रॉ डिजिटल फाइल्स नहीं दी जा सकती, ये प्राइवेसी इशू है, प्रोसेस फॉलो करो। अब जनता का साफ कहना है कि अगर वोटर लिस्ट पब्लिक है तो डिजिटल फाइल क्यों छिपाई जा रही है? मतलब जनता सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मांग रही है। लेकिन आप टाइमिंग देखो, जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक वोटर्स का मुद्दा उठाया, लोग तुरंत ईसीआई की वेबसाइट पर गए वोटर लिस्ट चेक करने के लिए। लेकिन हुआ क्या
कई पेजेस खुले ही नहीं, कई जगह फाइल्स ही डाउनलोड नहीं हो रही थी। हमने भी ट्राई किया था लेकिन एरर आ रहा था, आप खुद देखिए। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि ईसीआई ने डेटा गायब कर दिया है। ईसीआई ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन भाई टेक्निकल ग्लिच हर बार तभी क्यों होता है जब लोगों को सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। ये तो कुछ ऐसा ही हाल हो गया कि एग्जाम के दिन ही सर्वर क्रैश हो जाए। अब सुनो असली कहानी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ 45 दिन तक रखा जाएगा, उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो 45 दिन क्या काफी है? कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने में, नोटिस आने में, हेयरिंग शुरू होने में महीना निकल जाता है। तो असली जांच होगी कैसे जब फुटेज ही गायब कर दिया जाएगा? 45 दिन में तो वो फुटेज डिलीट कर देंगे। इसमें ईसीआई का कहना है कि ये जो फुटेज है वो मिसयूज हो रहा है। लोग सेलेक्टिव क्लिप को काटकर गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि फुटेज डिलीट करना सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है मिसयूज को रोकना, ना कि एविडेंस को ही मिटा देना। मतलब एविडेंस को गायब करके इलेक्शन कमीशन खुद ही शक बढ़ा रहा है। और फिर आया वो मशहूर जवाब जब मीडिया ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से पूछा कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाते। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार है उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी माताओं बहनों की तस्वीरें सबके सामने रख सकते हैं? मतलब क्या ही जवाब है, खुद सोचिए आप। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? भाई हम किसी के घर का या बाथरूम का सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहे हैं, हम उस जगह की फुटेज मांग रहे हैं जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, मतलब पोलिंग बूथ। ये साफ साफ इमोशनल ड्रामा है ताकि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। अब हम बात करते हैं बिहार की। वहाँ हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान लगभग 65 लाख वोटर्स ड्राफ्ट रोल से गायब हो गए। जब एनजीओ ADR ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और बोला कि 65 लाख नाम हटाने का मतलब है कि एक बड़ी आबादी को वोट के अधिकार से वंचित करना, ईसीआई को हर एक नाम के सामने हटाने का कारण साफ साफ बताना चाहिए ताकि लोग जांच कर सके कि उनका नाम क्यों हटाया गया है, गलती से तो नाम नहीं हटा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईसीआई को आदेश दिया कि वह हटाए गए 65 लाख वोटरों की पूरी लिस्ट को कारणों से, जैसे कि मर गया, शिफ्ट हो गया, उसके साथ पब्लिक करे और अखबारों में विज्ञापन दे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसीआई ने शुरुआती लिस्टों में हटाने का कारण दर्ज किया था, लेकिन जब आधिकारिक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक की गई तो उसमें से कारण बताने वाला जो कॉलम है उसे हटा दिया गया। अब आप बताओ, जब कारण ही छुपा दिया गया तो लोगों का शक तो गहरा होगा ही। अब इसी बीच वेस्ट बंगाल में ईसीआई ने अपने ही 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने वोटर डाटाबेस की लॉगिन डिटेल्स अनऑथराइज्ड लोगों को शेयर किया था। अब आप सोचो कि अगर डेटाबेस की चाबी ही गलत हाथों में चली जाएगी तो वोटर डाटा का मिसयूज कितना आसानी से हो सकता है। ये दिखाता है कि अंदरूनी सुरक्षा में बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों, एक तरफ जनता कह रही है कि हमें साफ साफ डेटा चाहिए ताकि हमें भरोसा रहे, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डाटा देना प्राइवेसी इशू है, सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ 45 दिन ही रख सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल एम्पायर है या फिर एम्पायर ही किसी एक टीम के साथ मिला हुआ है? और यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के खिलाफ है तो कांग्रेस को इस धांधली के बारे में पता कैसे चला? दरअसल बात यह है कि कांग्रेस को शक पहले से था और जब उन्होंने ईसीआई से कहा कि उन्हें वोटर लिस्ट की जानकारी डिजिटल फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा में चाहिए, यानी एक्सेल सीट या कोई भी ऐसी फाइल जिसे कंप्यूटर में आसानी से एनालाइज किया जा सके, ओपन किया जा सके, तो ईसीआई ने कांग्रेस की इस मांग को ठुकरा दिया था। उन्होंने सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देते हुए डिजिटल डाटा देने से मना कर दिया और उसके बजाय उन्होंने कागज की हार्ड कॉपी थमा दी। ये कागज इतने ज्यादा थे कि मीटरों में ऊंचे बंडल बन गए। आप यहाँ फोटो में साफ देख पा रहे होंगे। राहुल गांधी के अनुसार ये जानबूझकर किया गया ताकि पार्टी जांच ही ना कर पाए। ईसीआई ने उन्हें ऐसा नॉन मशीन रीडेबल कागज दिया जिसे स्कैन करके भी कंप्यूटर में जांचा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 6 महीने बाद रिसर्च टीम ने ये डाटा निकाला। अब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी का भी पलटवार शुरू हो गया। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी का मोरल ग्राउंड 0 है। महादेवपुरा में तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तीनों का ही नाम एक वोटर लिस्ट में था। मतलब बीजेपी का सीधा जवाब है कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले खुद चोरी में शामिल है। उन्होंने कहा कि ईसीआई पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस को अपना वोटर डाटा साफ करना चाहिए। अब सोचो कि एक तरफ राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट मैनिपुलेट की है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता ही डुप्लीकेट एंट्री में फंसे हैं। अब जनता का कहना है कि अगर दोनों पार्टी ही कह रही है कि वोट चोरी हुई है तो फिर गुनहगार कौन है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर एम्पायर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? यहाँ पर सबसे बड़ा आयरनी ये है कि दोनों ही पार्टियां
वोटर फ्रॉड का एग्जिस्टेंस मान रही है, बस ब्लेम एक दूसरे पर डाल रही है। अब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद लगभग 17 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप बिल्कुल बेसलेस है और गुमराह करने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि वोटर लिस्ट में किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं हुई है। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के सारे दावों को चुनौती देते हुए कहा कि या तो आप अपने दावों का सबूत शपथ पत्र दें या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और अपने बयान वापस लें। उन्होंने कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ के माध्यम से राहुल गांधी को एक पत्र भेजा, उनसे शपथ लेकर सबूत जमा करने को कहा। अब ईसीआई के शपथ पत्र वाली चुनौती पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया काफी तीखी और राजनीतिक थी। उन्होंने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक राजनेता हूं, जो कुछ भी मैंने देश की जनता से कहा है वो मेरा शब्द है। जब मैं सार्वजनिक मंच पर खड़ा होकर यह सब कह रहा हूं तो इसे मेरा शपथ ही मानिए। मुझे ईसीआई को कोई भी शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। अब इतना सब सुनने के बाद सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर समस्या देश की लोकतंत्र से जुड़ी हो तो उसका जवाब भी देश के लोगों से ही आना चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन है डिजिटल वोटर लिस्ट। सबसे पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह डिजिटल और पब्लिक होनी चाहिए, मतलब कोई भी नागरिक किसी भी वक्त अपने मोबाइल या वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट को देख सके, डुप्लीकेट एंट्रीज को खोज सके और गलती मिलने पर ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज कर सके। आज वोटर डाटा कई राज्यों में पीडीएफ फाइल्स के रूप में लॉक्ड है, जिससे कोई भी एनालिसिस करना मुश्किल होता है। अगर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को सर्चेबल फॉर्मेट जैसे एक्सेल में डाल दे तो हर नागरिक उसे खुद वॉच कर सकता है। अब दूसरा है सीसीटीवी डाटा प्रिजर्वेशन। ईसीआई का रूल कहता है कि पोलिंग बूथ्स का जो सीसीटीवी फुटेज है सिर्फ 45 दिन तक ही रखा जाएगा, उसके बाद उसे डिलीट कर दिया जाएगा। जबकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेंट आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो फिर सबूत कहां बचता है। इसीलिए जरूरी है कि सीसीटीवी फुटेज का प्रिजर्वेशन पीरियड कम से कम 6 महीने 180 दिन तक किया जाए, ताकि अगर किसी बूथ पर धांधली की शिकायत मिले तो उसकी जांच हो सके, फुटेज क्लैरिफाई किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब तीसरा है इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑडिट। हर 5 साल के चुनाव के बाद जैसे कंपनीज का ऑडिट होता है, वैसे ही इलेक्शन का भी इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी बोर्ड बने जो वोटर लिस्ट, पोलिंग डाटा, सीसीटीवी लॉग्स और रैंडम बूथ्स का इंस्पेक्शन करे। अब चौथा है वोटर अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। हर वोटर को ये समझना होगा कि वोट डालना ही काफी नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम चेक करना भी उतना ही जरूरी है। हर चुनाव से पहले अपने नाम वोटर लिस्ट में वेरीफाई करो। अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर दोबारा जोड़ो। अगर नाम गलत है तो फॉर्म 8 से सुधार करवाओ और अपने इलाके की बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से जुड़ो। ये सब जो काम है सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन यही 2 मिनट लोकतंत्र को जिंदा रख सकता है। देखो, डेमोक्रेसी कोई गिफ्ट नहीं है या कोई फेस्टिवल नहीं है जिसे हर 5 साल में मना लिया जाए। ये एक जिम्मेदारी है जिसे हर जनरेशन को बार बार प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आज हमने देखा कि कैसे एक वोट चोरी हो जाए तो सरकार बदल सकती है, कैसे डाटा छुपाया जाए तो सच्चाई गायब हो सकती है, और कैसे नैरेटिव्स बनाए जाएं तो पूरा देश डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कितना करप्ट है, सवाल ये है कि हम कितना जागरूक हैं। आपको क्या लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी सच में सेफ है या सिर्फ हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को वोट चोरी का इंपॉर्टेंस समझ आए। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।